अब हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है क्योंकि क्योंकि जो शिक्षण में आने वाली समस्याएं हैं वो कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो वही है, जो भी टीचिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक तरीके से उनकी जो वैज्ञानिक जांच नहीं होती है, या मतलब उनके ऊपर एक तरीके से ध्यान नहीं दे रहे क्या प्रॉब्लम्स आती है क्या नहीं आती है। तो ठीक है, इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन है वो बी होगा। ठीक है, बाकी नहीं होंगे। तो जैसे शिक्षा का क्षेत्र संघर्ष से भरा है क्योंकि क्योंकि देखो फर्स्ट वाला देखो आप समझने के लिए और बेटर तरीके से। पहला है, शिक्षा में समस्याएं व्याख्या की व्यक्तिपरकता की मांग करती है। तो देखो अगर टीचिंग में जो भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, क्या वो व्याख्या की व्यक्तिपरकता की, क्या वो सब्जेक्टिविटी मांगती है हर एक इंसान से कि बताओ क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो ये तो होगा नहीं, इसका ऑप्शन बी होगा। सी है इसमें, अच्छी शिक्षण विधि और प्रक्रियाएं नहीं, ऐसा तो है नहीं। अच्छी शिक्षण विधियाँ भी है और प्रोसेस भी है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है और ना ही ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद है, शिक्षक कठोर वैज्ञानिक जांच करने के योग्य नहीं है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, करता है टीचर। तो बस यही है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं वो एक वैज्ञानिक जांच नहीं हो पाती उसकी एक तरीके से। तो ये एक मान सकते हैं कि एक संघर्ष है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्वेश्चन नंबर 113 है, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। आप चाहते हैं कि आपकी जो उपस्थिति है, जो आपकी क्लास में प्रेजेंट हैं अगर आप, तो उसका सर्वोत्तम विकल्प क्या होगा। ठीक है, तो सहकर्मी आदेश का उपयोग करके तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्लास में अगर आप जा रहे हैं, आप बच्चों को ऐसे उपदेश दे रहे जाके, तो बिल्कुल आक्रामक बयान देकर, मतलब आप जा रहे हैं और आपका ये लगा लो फर्स्ट डे है स्कूल में, उपदेश देंगे, आक्रामक एकदम गुस्से में आक्रामक रूप से अपना परिचय देंगे। उसके बाद है, अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा को अपनाकर। तो ये वाला इसका ऑप्शन होगा। सत्तावादी होकर ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 114 है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। तो देखो शिक्षण सहायक सामग्री जिसको हम टीएलएम बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आंसर करना। टीएलएम का एक अनुभव शंकु दिया हुआ है। ठीक है, और ये अनुभव शंकु है। ठीक है, ये होता है हमारा उल्टा होता है। ठीक है, शंकु, सॉरी मैंने ट्रायंगल बना दिया। अनुभव शंकु है। अभी आप लोग ये बताना ये किसने दिया हुआ है। ठीक है, और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो। और नहीं पता है तो प्लीज़ फाइंड आउट। तो ये है कि जो टीएलएम है उसका उपयोग किस आधार पर उचित है। तो कक्षा में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये हो सकता है। कक्षा में देखो आंसर टिक करने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखना कि पहला ऑप्शन पढ़ते अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है तो कर दिया, ऐसे नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ने। साइकोलॉजी में यहीं पे दिमाग घूमता है हमारा कि हमें लगता है, हम पहले ही पढ़ के हमें सोचते हैं हाँ यही होगा, बट फिर भी हमें क्या पता कोई और ऑप्शन बेटर हो, क्योंकि साइकोलॉजी में ये जो सबसे बेस्ट होता है वो हमें चूज़ करना होता है। तो कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, तो देखो ये भी ऑप्शन एक हो सकता है कि अगर आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करते हो तो आपकी क्लास में जो भी इनडिसिप्लिन है वो कम होता है। छात्रों को सीखने के परिणामों का अनुकूलन, ये भी हो सकता है। और सीखने के कार्य में छात्रों की प्रभावी भागीदारी, तो ये भी हो सकता है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट है, बट इन्होंने बोला है आधार पर उचित होगा, तो हमें सबसे बेस्ट चुनना है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट छात्रों का ध्यान आकर्षित कर लोगे आप। ठीक है, बट इसका एक ये भी है कि छात्रों का ध्यान तो आप किसी और तरीके से भी आकर्षित कर सकते हो, है ना। और अनुशासनहीनता की बात रही तो आप किसी और तरीके से भी अनुशासन ला सकते हो क्लास में। उसके बाद है छात्रों के सीखने के परिणाम के अनुकूल। तो इसमें भी ये है कि अगर आपको बच्चों के परिणामों के अनुकूल सब चाहिए तो उसमें आप कोई और स्ट्रेटजी, बट सीखने के कार्य में छात्रों की प्रभावी भागीदारी, मतलब बच्चा भी अपना पूरा जो रोल है वो इफ़ेक्टिव तरीके से उसकी पार्टिसिपेशन हो। तो इसके लिए टीएलएम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका देखो इफ़ेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। तो मैं यही कह रही हूँ, साइकोलॉजी में ये यहाँ पे हमारा दिमाग चलना चाहिए कि हमें ऑप्शन फाइंड आउट कैसे करना है। अब यहाँ चारों में आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, सब तो नहीं हो सकते, बट कुछ होंगे ऐसे जो कंफ्यूज्ड होंगे कि ये होना चाहिए ये होना चाहिए। बट हमें उस टाइम पे अपना दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाना है। हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। क्योंकि देखो आप
देखो ये चारों ही सही हैं, बट आप इनके और भी तो देखो ना कि आप इस चीज़ को किसी और से भी तो कर सकते हो ना, तो उस हिसाब से हमें बेस्ट निकालना आना चाहिए। तो यही साइकोलॉजी का खेल है और हमें इसमें ऐसे ही आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है? तो चर्चा विधि होता है, ये बज़ सत्र विधि, ठीक है? एक बस सेशन मेथड होता है, क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये हमारा है परियोजना विधि, ठीक है? तो इन चारों ऑप्शंस में से जो बच्चों की भागीदारी है कि बच्चा जिसमें पार्टिसिपेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें सक्रिय बनाया जाता है और उसको हम उसका दिमाग चला सकते हैं कि हाँ, वो एकदम रहे, कि हाँ, सक्रिय रहे। तो इसका जो ऑप्शन है मुझे डी लग रहा है, परियोजना विधि, ठीक है? क्योंकि उसकी भागीदारी होगी, परियोजना कोई अगर हम उसे प्रोजेक्ट देते हैं और सक्रिय भी होगा क्योंकि ऐसा तो है नहीं ऐसे ही बना के दे देगा, ठीक है? तो इसका ऑप्शन मुझे डी लग रहा है। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन हो सकता है तो प्लीज़ विद लॉजिक, ठीक है? विद आंसर उसको एक्सप्लेन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट जहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। और प्लीज़ जहाँ लगे कि मैंने कोई गलत आंसर दिया है तो प्लीज़ आप बिल्कुल आराम से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि कोई और भी वो कमेंट पढ़े तो गलत, क्योंकि कुछ चीज़ें क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं ठीक आंसर कराऊँ, बट ह्यूमन बीइंग हूँ, गलती हो सकती है। बट कोशिश करती हूँ कि ना ही हो। बट अगर कहीं हो भी जाती हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? मुझे बुरा नहीं लगेगा बल्कि अच्छी बात है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें ध्यान रखूँ, ठीक है? तो आप लोग बता सकते हो और बहुत लोग मुझे बताते भी हैं, ठीक है? तो मैं बहुत मोस्ट वेलकम है आपके सजेशंस का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हमारा जो 116 है, विद्यालय को बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए जो विद्यालय है उसको बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, ठीक है? जो मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से। तो इसमें क्या शामिल होना चाहिए? बालक द्वारा ज्ञान का अधिग्रहण, बालक द्वारा जीवन कौशल का अधिग्रहण, राष्ट्र द्वारा आवश्यक कौशल का अधिग्रहण, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा आवश्यक कौशल का अधिग्रहण। अब ये क्वेश्चन है मुझे समझ नहीं आया है, एक बार इंग्लिश में इसको पढ़ लेते हैं। School should be concerned with the development of child, which should include acquisition of knowledge by the child, life skills by the child, acquisition of skill required by the nation. ये तो होगा नहीं। द हेल्दी पर्सन, ये भी नहीं होगा, ठीक है? तो दो ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है, अगर हम बच्चे की वो चाहते हैं कि हाँ जो स्कूल है वो चाहता है कि बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, तो एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज बाय द चाइल्ड, लाइफ स्किल्स बाय द चाइल्ड। तो मुझे लगता है कि ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर, बिकॉज़ जो बच्चा जो नॉलेज उसकी है, जो वो ग्रहण करता है, ठीक है? तो उससे हमारा जो स्कूल है, ठीक है? उसका संबंधित होना चाहिए, ठीक है? बालक विकास से संबंधित जो विद्यालय को जो बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, ठीक है? जिसमें शामिल होना चाहिए बच्चे द्वारा ज्ञान का अधिग्रहण, ठीक है? जो बच्चा जो भी अधिग्रहण करता है, उसके अंदर वो लाइफ स्किल्स भी आ जाएँगे। तो ऐसे आपको आंसर को फाइंड आउट, लाइफ स्किल भी आंसर हो सकता है, बट जो भी बच्चा वो ज्ञान अधिग्रहण कर रहा है, उसमें लाइफ स्किल भी आ सकता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है, विद्यार्थी आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, मतलब आपने एक क्वेश्चन पूछा और आपने उस बच्चे ने आधा आंसर दिया है और वो आधा आंसर सही दिया है, पूरा आंसर नहीं दिया बच्चे ने। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? उससे अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, पुनर्बदल प्रदान करेंगे, अपने प्रश्नों को दोहराएंगे, सही जानकारी देंगे। देखो, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चे से आपने प्रश्न पूछा है, बच्चे ने आधा आंसर दिया है, तो प्लीज़ उसे मोटिवेट करें, ठीक है? सीधा आंसर भी नहीं बता देना बेटा ये होगा इसका आंसर, ठीक है? हमें उसे मोटिवेट करना है, पुनर्बलन देना है, रीइंफोर्स करना है कि बच्चा सही आंसर जो थोड़ा और आगे बोले, चाहे वो गलत ही बोले लेकिन वो बोले, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है, सबसे अच्छा कारण जिसकी वजह से एक शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकता है। तो ये मैंने और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है।
तो देखो, अगर आप चाहते हैं कि आप जो एक टीचर अगर वो चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको रिस्पेक्ट करें, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसा तो कोई छात्र है नहीं, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो गृह कार्य नहीं देता हो तो लोग उसको बच्चे सम्मान देते हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है? वह पाठ्य पुस्तक पढ़ता और समझाता है, तो देखो ये तो एक अलग ही हो गया ना, पढ़ता समझाता है तो हर कोई समझाता पढ़ाता है तो हर किसी को थोड़ी इज़्ज़त मिलती है। वह कक्षा को नोट्स निर्देशित करता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। वह कक्षा में नवाचार अभ्यास का पालन करता है, मतलब नई-नई स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करता है। देखो, अगर आप क्लास में चाहते हैं कि बच्चे आपको एकदम सर आँखों पे बिठा के रखें, तो आप जितना अच्छा पढ़ाएँगे बच्चों को, जितना एंगेज करके पढ़ा सकते हैं, वो बच्चे आपको उतना ही प्यार करेंगे, ठीक है? और वो बच्चों का प्यार ऐसा प्यार होता है जो दिखावा नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे हम सच्चे मन से प्यार करते हैं, एंड स्पेशली प्राइमरी क्लासेस के, जो कि अभी मेरे पास भी है, ठीक है? तो ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, इसे विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये मैं करवा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने भी पुरानी वीडियोज़ देखी है उनको पता होगा, तो इसका जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 120 है, एक छात्र असाधारण होता है जब उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से डैश होता है। देखो, एक जो बच्चा है वो एक एक्सेप्शनल बच्चा होता है, असाधारण। असाधारण देखो, एक होता है, मान लो एक, हम मान लो साधारण बच्चा, मान लो हम मानते हैं 50 नंबर, ठीक है? अब एक बच्चा 60 50 से ऊपर ला रहा है और एक बच्चा 50 से नीचे ला रहा है, ठीक है? तो ये तो साधारण हो गया, लेकिन जो ऊपर लेकर आया है वो भी असाधारण की गिनती में आएगा और जो नीचे जा रहा है वो भी असाधारण की गिनती में आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। तो इसमें प्रदर्शन उल्लेखनीय होता है, तो छात्र औसत से छात्र उच्च या निम्न हो सकता है, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है? असाधारण बच्चा वो नहीं है, असाधारण काम कर रहा है तो वो ऊपर ही जाएगा, जो नीचे डाउन वाला बच्चा है वो भी असाधारण में आएगा। तो ऑप्शन इसका ए होगा। होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद है, भूलने की बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है? तो भूलने की बीमारी को आप रटने से तो कर ही नहीं सकते, विभेदीकरण, नहीं, नहीं, नहीं। इसको है आपका ओवरिंग, इसका आंसर आपका होगा अति अधिगम, नहीं, नहीं, ये भी नहीं होगा। सस्वर पाठ, प्रैक्टिस का एक ऑप्शन नहीं है ना इसके अंदर, क्रेमिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ये दो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अति अधिगम, सस्वर पाठ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको भूलने की बीमारी है तो अगर आप पढ़ते हो पीछे पीछे टीचर के, तो वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है? अति अधिगम, जितना ज़्यादा आप उसको रिपीट करेंगे, ठीक है, तो उससे आपकी भूलने की बीमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा, यदि कोई छात्र आपके खिलाफ लिपियों के मूल्यांकन में पक्षपात करने का आरोप लगाता है, तो आप ऐसे कैसे निपटेंगे, ठीक है? तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, उसके आरोपों को खारिज करेंगे, दंडात्मक उपाय अपनाएंगे, जो कि गलत है, अपनी स्थिति प्रकट करने का प्रयास करेंगे, उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? यदि आपका छात्र, मतलब आपने कोई ऐसी कोई कॉपी वॉपी चेक की है और वो बच्चा ऐसे बोल रहा है कि मैम आपने या सर आपने मतलब बायसनेस किया, पक्षपात किया है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? तो उसके आरोपों को खारिज करेंगे। तो ये तो आप नहीं करना चाहिए आपको। दंडात्मक उपाय अपनाएंगे, तो ये भी गलत है। तो अपनी स्थिति प्रकट करने का प्रयास करेंगे। एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। मेक एफर्ट्स टू रिवील हिज पोजीशन, ट्रू हिज पोजीशन, इसका है, हम अपनी उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे, ठीक है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो, अगर कोई बच्चा आप पे ऐसा आरोप लगाता है तो ऑब्वियसली आप उसके आंसर की आंसर बुक है वो दिखाएंगे, ठीक है? तो सी ऑप्शन भी बाद में आएगा, पहले डी वाला आएगा, तो डी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है, छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए सबसे महत्वपूर्ण गति का चयन कीजिए। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, साइकोलॉजी में देखो इसमें होता क्या है, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, चारों ऑप्शंस आपको सही लगते हैं,
अब आपको वहाँ दिमाग दौड़ाना है कि कौन-सा ऑप्शन सही है। यहाँ इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है ब्रैकेट में कि सबसे बेस्ट चूज़ करना है और साइकोलॉजी में यही खेल काम करता है नंबर लाने के लिए कि आपको दिमाग का खेल खेलना है एक तरीके से और बेस्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है? तो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि अगर आप बच्चों के साथ एक अच्छा रैप अप बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप एज़ अ टीचर क्या करेंगे? अपने छात्रों से प्यार करें, सभी के साथ मित्रवत रहें, व्यक्तिगत ध्यान दें, अच्छी तरह से संवाद करें। अब देखो ये चारों ही ऑप्शन सही है, कोई भी ऑप्शन आप इसमें गलत नहीं बता सकते बट सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि का चयन करना है आपको। देखो, ऑप्शन इसका जो हमारा है बी आंसर, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। बी आंसर हमने कैसे फाइंड आउट, देखो अगर वो मित्रवत रहेगा, ऑब्वियसली वो आप किसी से मित्रवत कब रहते हैं? जब आप उससे प्यार करते हैं, ठीक है? और आप मित्रवत कब रहते हैं? जब उसको उसको पर्सनली जानते हैं, ठीक है? और आप मित्रवत रहते हैं तो ऑब्वियसली आप उससे गुड कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है? अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बी इज़ करेक्ट आंसर, बाकी के 3 उसमें इंक्लूड हो रहे हैं खुद ही। तो साइकोलॉजी में एक चीज़ ये भी काम करती है कि आप जब आपको बोला जाए कि बेस्ट चुनिए, तो ऐसा बेस्ट चुनिए जो बाकी के 3 है ना वो भी उसके अंदर आ जाएँ, ठीक है? तो अभी जो ये बाकी के तीनों हैं वो बी वाले में इंक्लूड हो रहे हैं कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो बी है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, उच्च शिक्षा स्तर का अध्यापन का मुख्य उद्देश्य है। अगर आप बच्चा जो जो करता है हायर एजुकेशन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? परीक्षा उत्तीर्ण करने, तो परीक्षा पास करने के लिए तो हम पढ़ा नहीं रहे बच्चों को। निर्णय लेने की क्षमता हो सकता है, नई जानकारी देना, ठीक है? जानकारी तो वो कहीं से भी ले सकता है बच्चा, ठीक है? व्याख्यान के दौरान छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो देखो अगर बच्चे को हम हायर एजुकेशन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चे को निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना चाहते हैं कि बच्चा खुद से डिसीजन ले सके, ठीक है? व्याख्यान के दौरान छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो ये तो आप क्या बोलते हैं प्राइमरी लेवल पे भी हल्का-फुल्का हम व्याख्यान दे ही देते हैं, तो ठीक है? लेकिन बात हायर लेवल की हो रही है तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 125 है, छात्रों के लिए कौन-सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण है मतलब सबसे बेस्ट चूज़ करना है। तो देखो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब आप बताओ बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन सबसे जो इसमें जो हमारा बेस्ट अगर हम माने ऑप्शन के हिसाब से, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसकी स्वतंत्र सोच होनी चाहिए, ठीक है? अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट में देखो, बच्चा कड़ी मेहनत कर रहा है, ठीक है? लेकिन वो इंडिपेंडेंटली सोच ही नहीं पा रहा है। वो आज्ञा तो बहुत करता है लेकिन उसकी स्वतंत्र सोच नहीं है। वो विनम्र भी बहुत है लेकिन स्वतंत्र सोच नहीं है, ठीक है? तो उसकी स्वतंत्र सोच होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सोच सके। ऐसा नहीं है कि मैडम ने जो बोल दिया थोप दिया बस चलो हो गया, हो गया, हो गया। यही है बस अब जो है पत्थर की लकीर। वो खुद से सोच सकता है कुछ, तो ऐसा कुछ ऐसा उसका मेंटल लेवल होना चाहिए। तो वो एक छात्रों का सबसे बड़ा गुण है कि हाँ, वो स्वतंत्र रूप से सोच सके। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। आई नो जो साइकोलॉजी में जिनका हार्ट टाइट है, जैसे मेरा मैथ्स में हार्ट टाइट है, तो मेबी उन लोगों को आंसर फाइंड आउट करने में दिक्कत होती होगी। तो बट प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा कुछ इतना इश्यू नहीं आता है साइकोलॉजी में। बस कुछ चीज़ें एकदम माइंड में बैठा लीजिए, आप अपने आप आराम से टिक कर लेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है, यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता है, तो आप प्रधानाचार्य के रूप में क्या करेंगे? ये क्वेश्चंस DSSB में एज़ अ प्रिंसिपल रख के बहुत पूछे गए थे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आए थे, एज़ अ प्रिंसिपल, एज़ अ प्रिंसिपल, व्हाट विल यू डू? है ना? इस तरीके से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपके स्कूल में एक समारोह है, ठीक है? तो उसमें कोई टीचर है, वो टाइम पे नहीं आया, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? और आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो समारोह खत्म करने के बाद उससे मिलने के लिए कहेंगे, ये हो सकता है। शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अरे मतलब कोई आया है लेट तो शिकायत थोड़ी कर दोगे जाके। आप उसको सामने डाँटेंगे जो कि बहुत गलत है। आप उसकी ज़िम्मेदारियों के बारे में बताएँगे। तो ये भी नहीं है ठीक। देखो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना एज़ अ प्रिंसिपल आपकी ड्यूटी है कि अगर आपका टीचर कोई कुछ करता है तो प्लीज़ अगर उसको आप सबके देखो आप खुद सोचो ना कि मतलब
आपको अगर कोई सबके सामने डाँटे तो आपको कैसा लगता है? तो आप उसी चीज़ को अप्लाई कीजिए टीचर्स के ऊपर। एज़ अ प्रिंसिपल यहाँ बात हो रही है क्वेश्चन में, तो आप टीचर को ऐसे सबके सामने नहीं डाँटेंगे, उसे आप बोलेंगे समारोह खत्म होने के बाद आप उसे मिलने के लिए बोल सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। क्या पता उसकी कोई प्रॉब्लम हो, जाके किसी से शिकायत थोड़ी कर दोगे। उसकी कोई प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना कि वो लेट आया है, तो हम उससे सबसे पहले बात करेंगे। बट कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको चिल्लाने के अलावा कुछ काम नहीं होता है। और बिना कोई ऐसे बैकग्राउंड जाने कि टीचर क्यों आया है। तो ये हमारी एक मेंटालिटी है कि हाँ, प्रिंसिपल को ये हक होता है कि वो चिल्ला सके, डाँट सके, सबके सामने बोल सके। बट एज़ अ प्रिंसिपल ये बहुत गलत है ये चीज़, ठीक है? हमें जैसे हम एक बच्चे की प्रॉब्लम समझते हैं अपनी क्लास के अंदर, ऐसे ही एक प्रिंसिपल को टीचर्स की प्रॉब्लम समझनी चाहिए, ठीक है? तो ये अ एज़ अ प्रिंसिपल एक हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। अगर आप आंसर दे रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बीइंग अ प्रिंसिपल आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? जो हम बच्चों के साथ जो रैपो बनाने के लिए जितनी मतलब मशक्कत करते हैं, उतनी ही हमें जो एक मॉरल जो बॉन्ड होता है टीचर्स एंड प्रिंसिपल का, उसके लिए भी प्रिंसिपल और टीचर्स दोनों को एफर्ट्स करने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा। विद्यालयों पर सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ने का भय है कि जो विद्यालय है उन पर सामाजिक कुरीति जैसे जो बाल विवाह है या कुछ है उसका प्रभाव पड़ने का भय है कि डर लग रहा है कि उसकी पड़ सकता है उसका प्रभाव उसका इफेक्ट। तो इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा? तो आशावादी होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, ठीक है, निराशावादी नहीं होगा। क्योंकि मतलब ये तो होना ही था या होगा, मतलब नेगेटिव सोचना ये तो होगा नहीं। और अन्य शिक्षकों की तरह समान तो हमें थोड़ी पता है अन्य शिक्षक क्या सोचते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से ये तो होगा नहीं। उदासीन कि हाँ भाई चलो ठीक है, चल रहा है जो चलने दो, हमें तो अपनी नौकरी करनी है, तो ये भी गलत है। तो आशावादी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती हैं। ये गलत है। एक चीज़ बताऊँ? देखो, हम आजकल ये बहुत, मुझे नहीं पता कहाँ से ये डायलॉग्स आ रहे हैं, हमारी लड़कियाँ लड़कों से कम है या लड़के लड़कियों से कम है, इस तरीके के। अरे मतलब क्या कम ज़्यादा? कोई कम ज़्यादा नहीं है, ऑल आर इक्वल। तो ये जो एक सोच बन गई है कि मतलब हमारी लड़कियाँ किसी लड़के से कम है या मेरी लड़की किसी लड़के से अरे तुम कंपैरिज़न ही क्यों कर रहे हो? या मेरा लड़का, मतलब आपको हम कभी ये नहीं बोलते कि मेरा लड़का किसी लड़की से कम है क्या? मतलब लड़कियों के एस्पेक्ट में ही क्यों बोलते हो कि हमारी लड़कियाँ किसी लड़के से कम है क्या? मतलब कंपैरिज़न करना ही क्यों है? क्यों कंपैरिज़न करना है? ठीक है? तो जो कि बहुत गलत चीज़ है। और मतलब इट जस्ट अ थॉट, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि कंपैरिज़न करना ही क्यों है, कि ये जो हमने बच्चों के दिमाग में डाल दिया है कि बेटा तुम किसी से कम थोड़ी हो। अरे तुम कंपैरिज़न कर ही क्यों रहे हो? किस बात का कंपैरिज़न कर रहे हो? ठीक है? तो मुझे ये पर्सनल लेवल पे बहुत गलत लगता है। अगर इक्वल है तो इक्वल है, फिर कंपैरिज़न ना तो लड़कों की तरफ से होना चाहिए और ना लड़कियों की तरफ से होना चाहिए। ठीक है? तो हमारा बी वाला है, लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम है, ये तो अरे जब बच्चों को पढ़ा रहे हो तो संख्या-वंख्या क्या देखनी, ठीक है? तो पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है। अतीत में लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था। ये नहीं, गलत। केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में करने में सक्षम है, तो ये तो होगा ही नहीं, केवल तो आंसर होगा ही नहीं। एक मिनट, ऑप्शन दोबारा पढ़ते हैं। लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती है, नहीं। लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम है। अतीत में लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था। अगर आप बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं तो इसका ऑप्शन सी मुझे लग रहा है, अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलें तो, कि अतीत में जो हमारा पहला टाइम था लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था। तो उस भेदभाव को हम कैसे मिटा सकते हैं? बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देके, ठीक है? तभी इस चीज़ को मिटाया जा सकता है। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। और हमेशा केवल ज़रा ध्यान से पढ़ लेना, ये केवल वाले आंसर गलत ही होते हैं हमेशा, ऑलमोस्ट टाइम। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है। और अब तो मेरा गला भी जवाब दे गया है गला भी बिल्कुल ऐसे दर्द करने लगा है। 150 क्वेश्चंस हैं टोटल, अभी भी रहते हैं 20 क्वेश्चंस मोर। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित करना चाहिए?
तो चयनित अध्ययन, आकस्मिक अध्ययन, गहन अध्ययन, सस्वर पाठन द्वारा सीखना। तो गहन अध्ययन इसका आंसर है। अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करे तो उसको गहन अध्ययन की बहुत ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 130 है, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन है हमारा अनौपचारिक शिक्षा का, ठीक है। और इन सारी शिक्षाओं में औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा, इन सब में मैंने डिफरेंस बताया हुआ है। आप लोग वीडियो मेरी देख सकते हैं साइकोलॉजी कॉर्नर में जाके, वहाँ पे मैंने इन चारों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 131 है हमारा, ग्रामीणों में तनाव है और आप वहाँ शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। जो आप ग्रामीण हैं, जो भी हमारे जो विलेजर्स हैं, तो अगर वहाँ पे टीचर है तो आप क्या करेंगे। आप ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। बीइंग अ टीचर अगर आपसे कोई सलाह ली जाती है तो जाके शिकायतें नहीं करनी है, पहले रीज़न ढूंढना है। बीइंग अ टीचर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर प्रॉब्लम होती है और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई रीज़न होता है, हर समस्या का कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। और उसका समाधान होता है। जैसे वो गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि समस्या है, दुःख है, दुखों का कारण भी है और दुखों का समाधान भी है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो, बीइंग अ टीचर दुःख है मतलब समस्या है, समस्या का कारण भी है और समस्या का समाधान भी है, ठीक है। जाके कंप्लेंट नहीं ठोकनी पहले किसी को जाके, तो कंप्लेंट वाला तो बिल्कुल साइड कर देना ऑप्शन। उसके बाद आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, आप उनसे दूरी बनाएँगे, क्यों बनाएँगे भई? टीचर हो, इतनी तो आपकी अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अगर ग्रामीणों में तनाव है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? पुलिस को जाके क्यों बताएँगे? तो आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और शांत बहुत अलग-अलग तरीके हैं, उन्हें कैसे आपको आपको करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ये पर्सन टू पर्सन। क्वेश्चन नंबर 132 है हमारा, गृह कार्य देने का लाभ यह है कि अगर आप बच्चे को होमवर्क देते हैं, तो उसका लाभ क्या है? घर पर व्यस्त रहेंगे, ठीक है। घर पर अध्ययन करें, उनकी प्रगति के लिए जांच की जा सकती है, स्व अध्ययन की आदत विकसित कर सकते हैं। देखो घर पे व्यस्त वो और काम करके भी रह सकते हैं, घर पर अध्ययन करें तो वो अध्ययन वैसे भी कर लेंगे, ठीक है। जो स्कूल में पढ़ा हुआ उनको होमवर्क नहीं दोगे तब भी जिसको करना होगा। उनकी प्रगति के लिए जांच की जा सकती है, तो प्रगति के लिए आप जो स्कूल में काम कराते हो उससे भी जांच कर सकते हो। तो सॉरी, उस हिसाब से डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, स्व अध्ययन, कि बच्चा जो है वो खुद खुद से पढ़ने की आदत को विकसित कर पाए, इसलिए हम लोग होमवर्क देते हैं। तो मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, तो इसका ऑप्शन जो हमारा है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 133 है, स्कूलों में पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि हम पर्यावरण को बचा नहीं सकते, वह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगा, यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करेगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हम जो इन्वायरमेंट की एजुकेशन बच्चों को क्यों देनी चाहिए हमें, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए हमें सॉरी, इसलिए हमें जो हमारी जो इन्वायरमेंट की एजुकेशन हमें बच्चों को देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 134 है, शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, परिलक्षित मतलब रिफ्लेक्ट, ठीक है। मतलब दिखती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ये भी नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से बता रही हूँ मैं। देखो इसमें है कि अगर आप टीचर हो और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो कैसे पता चलेगा कि आप अच्छा पढ़ाते हो। आपकी क्लास में ज़्यादा बच्चे आते हैं तो आप अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है छात्रों के उत्तीर्ण होने के प्रतिशत से, ठीक है, कि बच्चे ज़्यादा पास हो गए तो क्या आप अच्छा पढ़ाते हो, नहीं, रट के भी तो पास हो सकते हैं ना बच्चा। सी है छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, कि बच्चा कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, वो मैटर करता है, ठीक है। कितने अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है विद लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और डी है कक्षा में बनाए गए मौन की अवधि से, अरे भाई बच्चों को क्लास में चुपचाप बैठा दोगे इसका मतलब क्या आप अच्छे टीचर हो, नहीं ना। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 है, खुली पुस्तक प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो ऑप्शन है वो है डी। ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। जो ओपन बुक एग्ज़ाम होते हैं इसमें बच्चा
मतलब कैसे दिमाग लगाता है, कहाँ कहाँ से चीज़ें फाइंड आउट करता है, कितनी और टाइम लिमिट होती है उसमें, तो कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, अपना आंसर प्रेजेंट कर पाता है उस लिमिटेड टाइम में, किस किस रिसोर्सेज का वो यूज़ करता है, यानी कि वो सोचने के लिए मजबूर होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 136 है, दल शिक्षण में विकसित करने की क्षमता है। दल शिक्षण मतलब टीम टीचिंग। तो इसमें प्रतिस्पर्धी भावना, जो कि गलत है। सहयोग, एक दूसरे के शिक्षण के पूरा कार्य, गलत गलत। डी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप दल शिक्षण करते हैं तो उससे क्या होगा कि सहयोग बढ़ेगा आपस में। 137 है हमारा, एक अच्छा संचारक वह है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है। एक अच्छा संचारक, संचारक मतलब कम्युनिकेटर, ठीक है। तो वह है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है अधिक जानकारी, आंकड़ों की एक अच्छी मात्रा, संक्षिप्त परिणाम, तथ्यों की पुनरावृत्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संक्षिप्त परिणाम, तथ्यों की पुनरावृत्ति। देखो, ज़्यादा जानकारी तो कहीं और से भी ले सकता है, आंकड़ों की एक अच्छी मात्रा वो तो उसको कहीं और भी मिल जाएगा। संक्षिप्त परिणाम, प्रमाण, आई थिंक इसका सी ऑप्शन होगा, मुझे लगता है सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। कंसाइज प्रूफ, ठीक है। आप उसको कम में कितना ज़्यादा समझा सकते हो, ये बहुत अच्छा वो होता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर का एक गुण होता है जो अपने दर्शकों को वो प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आपको क्या लगता है, प्लीज़ आप अपना सजेशन भी मुझे दे सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 138 है हमारा, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो ये आई थिंक हमने किया भी था, है ना? है ना? ना नहीं है ना? ओके, ये हमने किया था परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, नहीं सेकंड वाला, ठीक है। अभी ये आया भी था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 139 है, आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे? केवल मेले में जाना, समारोह में भाग लेना, कुछ बेचने के लिए दुकान लेंगे और आगंतुकों को मुफ्त पानी वितरित करेंगे। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, समूह में भाग लेंगे। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 140, आप कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और छात्र उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है। आप पढ़ा रहे हो मैथ, बच्चा पूछ रहा है साइंस का क्वेश्चन, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में ना हमें उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देते कि बेटा पूछ, तू आंसर पूछ, क्वेश्चन पूछ हमसे, हम तेरे को मैथ पढ़ा रहे हैं और तू एसएसटी के क्वेश्चन पूछ। तो क्या आप ये करोगे? आप उससे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। दूसरा ऑप्शन है, हम उसे मना कर देंगे कि बेटा मैथ की क्लास चल रही है तो मैथ के सवाल पूछ, ठीक है। तीसरा है, आप इसे अनुशासनहीनता समझेंगे, उसे दंडित करेंगे। बच्चे को दंड तो देना ही नहीं है, ठीक है, सज़ा बिल्कुल भी नहीं देनी बच्चे को। लास्ट वाला है, आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अगर लिहाज से देखा जाए तो दो तो कट गए। ऊपर वाला अनुमति देंगे तो भाई तुम्हारा मैथ का सिलेबस पीछे रह जाएगा या भटक जाओगे, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आने लगा तो चार बच्चे और पूछेंगे। पूछना अच्छी बात है, लेकिन देखो हम जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो कोशिश कीजिए बच्चा मैथ्स से रिलेटेड पूछे, बट अगर कुछ अलग पूछता है तो उसको प्यार से समझाइए कि बेटा क्लास के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी या कर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है 141, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का उद्देश्य है, जो NCTE है, उसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा में महाविद्यालय को शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के महाविद्यालय मानकों को बनाए रखने के लिए। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद है हमारा 142, यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करेंगे? बच्चों में चाहते हैं कि उस उनके अंदर ऑब्जर्वेशन की जो स्किल है वो सुधार हो, तो उसमें आप क्या करेंगे? मानसिक संकायों का परीक्षण, इंद्रियों को तेज करना, अनुभव के लिए रूपरेखा विकसित करना, विषय में रुचि पैदा करना। आई थिंक इंग्लिश वाले पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। तो ट्रेनिंग मेंटल faculties, sharpening the senses, developing a framework of experiences, generating interest in subject. इसका ऑप्शन डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर इसका। इंद्रियों को तेज करना, कि अपनी इंद्रियों को देखो, क्योंकि बच्चा जब निरीक्षण कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ज़रूरी थोड़ी है वो देख कर ही ऑब्जर्व करेगा, सुनकर भी तो ऑब्जर्व करता है बच्चा चीज़ें, है ना, छू कर भी ऑब्जर्व करता है चीज़ें।
तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और होगा भी। बट अगर आपकी कोई राय है, कोई अदर ऑप्शन आपको लगता है, तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 143 है, करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है, लर्निंग बाय डूइंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह अनुशासन बनाए रखता है, व्यस्त रखता है, सार्थक सीखने को महत्वपूर्ण बनाता है, या बच्चों में रुचि विकसित करता है। चारों ऑप्शन करेक्ट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट बताना है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सार्थक सीखना मतलब बच्चा अर्थ के साथ सीखता है, उसको लाइफ टाइम वो याद रहता है, ठीक है। एक कोटेशंस है, एक कोटेशन है, वो किसने दी है ये आप मुझे बताओगे। कोटेशन में बोल देती हूँ। कोटेशन है कि मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, और मैं देखता हूँ तो कुछ टाइम तक याद रहता है, और जब मैं करता हूँ तो मुझे लाइफ टाइम याद रहता है। समथिंग समथिंग कोट है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। अब वो ऐसे ही है, बोला जाता है ऐसे ही। तो वो किसने दिया है, वो किसके द्वारा बताया गया कोट है, वो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 है, इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है, ठीक है। जो सेंसेस है आपकी, वो अगर डेवलप होती है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सर्वांगीण मानसिक विकास के लिए, ठीक है, खुशी प्राप्त करने के लिए, अन्य शिक्षाएं इस पर निर्भर करती है, शारीरिक सेहत के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन सर्वांगीण आ गया ना सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर हमारा 145 है, मान लीजिए आपको हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी हुई है, ठीक है। अब उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दे। देखो आपके क्लास में हिंदी हिंदी का बच्चा है, और उसने इंग्लिश भी सीख रखी है, और आपने उसको हिंदी के 5 वाक्य दे दिए कि बेटा अब इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। तो आप क्या मूल्यांकन करेंगे, ऑब्वियसली अनुप्रयोग, ठीक है, कि वो क्या उसको यूज़ कर पा रहा है, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन, ठीक है। नॉलेज नहीं होगा, सिंथेसिस भी नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना, सिर्फ उसको हमें उपयोग करना है। इसका एग्जांपल आप ऐसे लगा लो कि मतलब बच्चे ने अ, मतलब जैसे मान लीजिए कि हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है, मुझे सीखी हुई है, मतलब आपको एक स्कूटी चलाने वाला बच्चा मिलता है, और जिसने साइकिल भी सीखी हुई है, तो उसको साइकिल चलाने के लिए दो, और या उसको बोल दो बेटा स्कूटी चला के दिखा, तो वो यूज़ कर पा रहा है उस चीज़ को, तो अनुप्रयोग इसका आंसर होगा। आप ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझना है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 146 है, NLM स्टैंड्स फॉर। तो NLM क्या है, हमारा नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है, हिंदी में है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। क्वेश्चन नंबर 147 है, आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, लड़के और लड़कियां दोनों हैं, उनके बीच अगर आपको सहयोग बढ़ाना हो, ठीक है, तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहना, नहीं। लड़कों और लड़कियों को एक बेंच पर साझा करना, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, पाठों में समानता के बारे में बताना। तो बताने से तो कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना आंसर चुनने से पहले। तो बेंच साझा करने से भी क्या उनके भी सहयोग हो जाएगा, है ना, तो नहीं होगा ना। तो हो सकता है, बट हर सिचुएशन में ये अप्लाई नहीं होता। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि हमें ऐसे काम बच्चों के लिए निर्धारित करने हैं जो वो एक साथ कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है, आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का परीक्षण ले रहे हैं, डिबेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, डिबेट। तो आप निम्न में से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं पूछा है, नहीं कर सकते, ठीक है। देखो अगर आप वाद विवाद डिबेट में अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट होगी, भावनाओं पर नियंत्रण अभी डाउट में है, रचनात्मक रूप से भाषा का ऑब्वियसली आप क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर पाओगे लैंग्वेज को, अगर आप डिबेट में जाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो। आवाज़ का उतार चढ़ाव, कहाँ तेज बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है ना। भावनाओं पर नियंत्रण का कौन आपको वहाँ पे वो मतलब उसमें कौन सी विशेषता नहीं होगी, तो इसमें होगा भावनाओं पर नियंत्रण, ठीक है। क्योंकि भावनाओं पर नियंत्रण विकसित थोड़ी हो पाएगा, भावनाएं तो वो बोलते बोलते पता नहीं कैसे क्या निकल जाती है ना। वाद विवाद तो पता नहीं क्या से, वाद विवाद में क्या क्या बोल जाता है, लेकिन जो भी आप ट्रेनिंग लेंगे उसमें ACD वाले कंप्लीट होंगे। भावनाओं पर नियंत्रण वो हमें खुद से करना पड़ता है। उसके बाद हमारा है 149, निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तु। देखो निबंध मतलब जैसे आपने बोला कि वर्षा पर लाइन लिखो, या सर्दियों के मौसम पर
लाइन वो लिखो निबंध। दूसरा है कि ऑप्शन है कि सर्दी में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है। सर्दी में या सर्दी में, हाँ, किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, तो ऑप्शन दे दिया कि कॉटन के, ठीक है, या ऊन के, ऐसे इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए और चारों में ऊन वाला सही ऑप्शन है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए क्वेश्चन, और ये हो गया निबंध जो हम बच्चों को बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं वो इजी क्यों होते हैं। इजी इसीलिए होते हैं क्योंकि उसका जो आंसर है वो सेम रहता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको 4 इंसान अलग अलग भी चेक करेंगे तो जो ऑप्शन आंसर जो करेक्ट है वो करेक्ट ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा है निबंध, अगर 4-10 लोग अलग अलग चेक करेंगे उसको तो 10 अलग अलग तरीके से नंबर देंगे उसको, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो इसमें है क्या लाभ है, तो तैयार करने में कम समय लगता है, तो ये हो गया। नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है, नहीं। उन्हें कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, नहीं। उन्हें व्याख्या करना आसान है। तो आई थिंक इसका ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है कि दे आर इजियर टू इंटरप्रेट, ठीक है, कि हम उनकी व्याख्या आसान से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा। तकनीकी ज्ञान तो छोड़ो, ज्ञान तो लगता ही लगता है। और ठीक है, मुझे इसका ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। बाकी अगर आप बता सकते हैं अपने सजेशन भी। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। देखो, अगर आपका स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिलती है तो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट जो क्या है इंडिकेटर है वो क्या हो सकता है। छात्र उपलब्धि स्तर, पाठ्य पुस्तक और शिक्षण अधिगम सामग्री, कक्षा प्रणाली। देखो, ढांचागत सुविधाएं तो नहीं। अगर आपका स्कूल इतना आलीशान बना हुआ है और पढ़ाई ढंग की नहीं हो रही है तो आप कैसे कहते हो कि आपके स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो बच्चे का जो उपलब्धि स्तर है उससे ज्ञात होगा कि आपका स्कूल में किस तरीके की पढ़ाई होती है, ठीक है, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। तो ये हमारे 60 क्वेश्चंस थे और होप आपको समझ आए होंगे और मैं समझा पाने में सक्षम रही होंगी। और कहीं कुछ गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे उसे करेक्ट करवा सकते हैं, बट मेरी कोशिश रही है कि मैं सही आपको बता पाऊँ। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने पीडीएफ डाला है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो रात को ऐसे अ, सब सो जाते हैं, एकदम शांत माहौल में वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। और कहीं न कहीं नींद भी इससे मतलब सफ़र कर रही है मेरी, बट कोई नहीं, आपका एग्ज़ाम हो जाए, क्लियर हो जाए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। तो इसलिए प्लीज़ लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।